कैसे विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ में जो जो विद्यार्थी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जितने भी क्लासें हैं वो निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसी के साथ में कुछ ये जैसे ही आपकी ये कोर्स कंप्लीट होता है, यानी कि जो ज्योग्राफी की जो से संबंधित जो 66 जो टॉपिक है वो कंप्लीट होते ही आपको ना एक तो मॉक टेस्ट करवाए, बहुत सारे मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। साथ में जो क्वेश्चन वाइज है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन हल वो भी करवाए जाएंगे। और कॉन्सेप्ट के आधार पर आप लोगों को सारी चीजें सब धीरे धीरे सब चीजें समझ में आने लग जाएगी। बस अगर आप लोगों को नहीं आ रही है समझ में तो एक बार आप उस वीडियो को वापस से देखना प्रारंभ करना, जिससे कि आप लोगों को वो सारी जो विषय वस्तु वो समझ में आ जाएगी। पिछली क्लास में आप लोगों को जो ज्वालामुखी है उसके बारे में अर्थ, परिभाषा और उसके बारे में बता दिया गया था। तो जो शेष बातें बच गई है उनके बारे में आज जिक्र किया जाएगा, जिसमें है जो ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का ज्वालामुखी है वो जो उद्गार है वो किस प्रकार से, तो उसके बारे में बताया जाएगा। जिसमें ज्वालामुखी है जो सक्रियता के आधार पर, तो ज्वालामुखी की जो सक्रियता है उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। जिसमें ज्वालामुखी होते हैं वो तीन, जो सक्रियता के आधार पर उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसके अंदर ऐसा होता है कि है ना, वो ज्वालामुखी क्षेत्र जहां पर एक बार ज्वालामुखी निकलना प्रारंभ हो गया, एक बार जो लावा है वो निकलना प्रारंभ हो गया, तो वो कई वर्षों से लगातार चला आ रहा और वो निकलता रहा है, और ऐसी संभावना है कि आगे भी बहुत कई दिनों तक वो निकलेगा। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी थे। दूसरी होते हैं जो सुषुप्त ज्वालामुखी। ऐसी ज्वालामुखी जिसमें कई बार ऐसा होता है कि ज्वालामुखी निकली और फिर बाद में बंद हो गई, और फिर बाद में अचानक उसके अंदर लावा के साथ में बहुत ज्यादा विस्फोट के साथ में लावा बाहर निकलता है, जिसमें गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लावा है और अन्य जो राख है वो सारे एक साथ ना लावा के रूप में बाहर निकलती है। तो इस प्रकार के जो लावा है वो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होती है कि कई दिनों तक सुषुप्त अवस्था में रहेगी और फिर अचानक जग जाने वाली जो स्थिति है कि कोई बालक है, अगर वो कुछ या कोई हमारी भी स्थिति ऐसी थी कि कुछ समय तक हम सोए हुए थे और अचानक जगह तो बहुत आवाज करने लगे, बहुत सारा काम एक साथ है ना, ऐसा हो गया कि ऐसा कर लेंगे। तो ये वाली जो सुषुप्त अवस्था वाले हैं कि पहले जग रहा था, फिर सो गया और फिर वापस जग गया। तो ऐसी प्रकार की जो ज्वालामुखी होती है वो सुषुप्त ज्वालामुखी होती है, जिसमें लावा कुछ दिनों के लिए लावा बंद हो जाता है निकला, और फिर बाद में कई वर्षों के बाद में, या हो सकता है कि 5-10 वर्षों के बाद में, हो सकता है कि 3-4 वर्षों के बाद में अचानक निकले, या कई बार ऐसा होता है कि 30-40 वर्ष के बाद में भी लावा बाहर निकलता है। तो वहां पर लोग बस रहने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अब तो ज्वालामुखी नहीं निकलेगी, लेकिन अचानक वो लावा फूट जाता है तो बहुत सारी जो जनसंख्या है, जन की हानि देखने को मिलती है। उसके बाद में है जो मर्त ज्वालामुखी। ऐसी ज्वालामुखी जिसके अंदर से उद्गार निकलना बंद हो गया हो, जिसके अंदर से लावा निकलना बंद हो गया हो, और फिर बाद में वो उसके बाद में जब निकला था उसको कई सालों पहले निकला था, उसके बाद में वो निकल ही नहीं रहा। तो इस प्रकार की जो ज्वालामुखी होती है वो मर्त ज्वालामुखी होती है। जिसमें अब आपको बताया जाएगा जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है उनमें कौन कौन सी ज्वालामुखियों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र में और किस किस नाम से जानी जाती है। जिसमें पहला है एटना ज्वालामुखी। एटना ज्वालामुखी जो है भूमध्य सागर का जो इटली देश है, भूमध्य सागर का जो इटली देश है उसका जो सिसिली द्वीप है वहां पर यह ज्वालामुखी देखने को मिलती है। इसके साथ में यह सिसिली द्वीप है, सिसिली द्वीप पर स्थित है। यह विश्व की सबसे पुरानी ज्वालामुखी सबसे जो पुरानी सबसे जो ज्वालामुखी में जो सबसे पुरानी ज्वालामुखी है वो भी सक्रिय ज्वालामुखी, वो एटना ज्वालामुखी है। एटना ज्वालामुखी ये करीब 2500 वर्षों से सक्रिय, यानी कि 2500 वर्षों से
लगभग ये सक्रिय रूप में देखने को मिल रही है। इसके बाद में तो दूसरे नंबर पर जो ज्वालामुखी निकलती है, ये भूमध्य सागर में देखो यहाँ पर ये वाला है जो भूमध्य सागर, यहाँ पर अफ्रीका है, ऊपर की तरह यूरोपियन जो देश यूरोप महाद्वीप है, इधर अटलांटिक महासागर है। इसके बाद में ये यहाँ पर है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में जो है ये इटली का जो सिसिली द्वीप है, इटली का सिसिली द्वीप है, ये यहाँ पर एटना ज्वालामुखी है और जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसके बाद में है स्ट्रोबोली ज्वालामुखी। यह स्ट्रोबोली ज्वालामुखी ये भी भूमध्य सागर में है और ये भूमध्य सागर में जो है इटली का जो है इटली देश का लिपारी द्वीप है, इटली देश का लिपारी द्वीप है, वहां पर स्थित है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये एक ऐसी ज्वालामुखी है, ये इटली देश के लिपारी द्वीप में स्थित है। इस ज्वालामुखी में प्रत्येक 15 मिनट बाद, यानी कि प्रत्येक 15 मिनट के बाद में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, यानी कि 15 मिनट कंप्लीट हुए और फिर अचानक विस्फोट हुआ, फिर 15 मिनट खत्म हुए और फिर बाद में अचानक विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट होता है रहता है। इस ज्वालामुखी में गैसों का निरंतर तीव्र उद्गार के कारण आग प्रज्वलित होती रहती है, यानी कि जो गैसें ज्वलनशील गैसें निकलती है जो इस ज्वालामुखी के अंदर से, तो फिर बाद में क्या है वो लावा के साथ इससे क्रिया करेगी और अचानक जलने लग जाएगी, तो आग के साथ में है ना तीव्र विस्फोट होता है, जिसके कारण निकटवर्ती क्षेत्र पर प्रकाशित रहता है, यानी कि जब ये निकलेगी तो निकटवर्ती क्षेत्र पर प्रकाशित होगा। इसलिए जहाजों के आवागमन में सुविधा रहती है, यानी कि जो भूमध्य सागर है, ये देखो यहाँ पर है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। यह स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर है लिपारी द्वीप और यहाँ पर है सिसिली द्वीप। ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी ये यहाँ पर स्थित है और ये इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसी के साथ में ये क्या होता है कि इसके अंदर हर 15 मिनट के अंदर विस्फोट देखने को मिलता है। हर 15 मिनट के अंदर विस्फोट होगा तो क्या होगा, वो आग के साथ में है ना अचानक विस्फोट होगा, तो वो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सारे नाविकों का आवागमन, क्योंकि ये भूमध्य सागर से है ना तो लाल सागर है या अरब सागर है, लाल सागर अरब सागर ये सारे है ना इस तो स्वेज नहर के माध्यम से यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय जो जलयानों का जो रास्ता है वो यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ इस जो यूरोप के जो ज्यादातर कंट्रीज के जो जलयान आते हैं या तो उत्तरी अमेरिका के जो जलयान आते हैं वो सीधे इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर गुजरते हैं तो ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी हर 15 मिनट के बाद में फिर इसमें विस्फोट होगा, तो चारों तरफ प्रकाश देखने को मिलता है। तो इसको प्रकाश स्तंभ के भी नाम से जाना जाता है कि यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर है ना एक चारों तरफ समुद्र हो, समुद्र के बीच के अंदर भूमध्य सागर में पूरा चारों तरफ पानी है और समुद्र के बीच के अंदर एक ज्वालामुखी निकल रही है और उस ज्वालामुखी के अंदर से हर 15 मिनट में विस्फोट हो रहा है और वो विस्फोट होगा तो बहुत ज्यादा दूर में प्रकाश फैलेगा, तो जो आवागा वहां पर प्रकाश हो जाएगा और जो नाविक है उनको बहुत ज्यादा सुविधा हो जाती है, अच्छी सुविधा हो जाती है कि है ना उनको प्रकाश मिल जाता है और रास्ता भी उनके लिए साफ देखने को मिलता है। इसको प्रकाश स्तंभ भूमध्य सागर के इसको प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अब इसको प्रकाश स्तंभ को लाइट ऑफ द मेडिटेरियन सी, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह भी विशेष ध्यान रखना कि जो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कौन सी ज्वालामुखी को कहा जाता है,
यह स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है जो लिपारी द्वीप पर स्थित है, इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है, उसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है कि जो एक और जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो मेरापी ज्वालामुखी है। ये मेरापी ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया सुमात्रा वहां पर देखने को मिलते हैं, जो जिसमें ये मेरापी है इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। मेरापी जो ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया के अंदर जो यानी कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा वो इंडोनेशिया सुमात्रा इनके पास से होकर गुजरते हो, तो ये यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास में देखने को मिलती है। इसी के बाद में है बेरन ज्वालामुखी। बेरन ज्वालामुखी, बेरन ज्वालामुखी है जो भारत देश है। भारत देश के पास में जो भारत देश के जो पूर्वी तरफ है, यानी कि भारत का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उस तरफ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 138 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके 138 किलोमीटर दूर उत्तरी पूर्वी दिशा में यह बेरन द्वीप स्थित है। उस बेरन द्वीप पर यह ज्वालामुखी है जो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानी जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये एकना ज्वालामुखी भूमध्य सागर के सिसिली जो द्वीप है, इटली का जो सिसिली द्वीप है वहां पर एकना ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी में से ये प्रथम स्थान रखते हैं। और दूसरा है स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है वो भी इटली देश के लिपारी द्वीप पर स्थित है। उसके बाद में है इसको भूमध्य स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है ये 15 मिनट में एक बार इसमें विस्फोट पड़ता है, 15 मिनट में एक बार विस्फोट होता है। और इसको भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है, या लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी है ना, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। और उसके बाद में है मेरापी जो ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में है। उसके बाद में तो बेरन जो ज्वालामुखी है वो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है के बेरन द्वीप पर स्थित है। यह भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है पोर्ट ब्लेयर, उससे 138 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। एक बार ये उतार लो, जिससे कि आप एक बार ये उतार लो। अब आते हैं जो बेरन द्वीप है, जो बेरन द्वीप के ऊपर जो बेरन ज्वालामुखी है उसके बारे में आपको है ना मैप के माध्यम से बताता हूँ। ये हमारा जो भारत है, भारत के साथ में श्रीलंका और यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप, जो दक्षिणी अंडमान है उसके पास में है जो पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर दूर है उत्तर पूर्व दिशा में। ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्वी दिशा ना, उत्तर पूर्वी दिशा में बेरन द्वीप है, वहां पर ये बेरन ज्वालामुखी है। तो ये आपको देखिए ये बेरन ज्वालामुखी है। इसके बाद में है जो अगले जो ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ये कोटोपैक्सी है दक्षिण अमेरिका के अंदर जो इक्वेडोर देश है, ये देश का नाम है इक्वेडोर। वहां पर ये भूमध्य रेखा के जस्ट बराबर में है, यानी कि इक्वेडोर जो देश है वहां पर जो भूमध्य रेखा है उसके बीच इस ज्वालामुखी के बीचों बीच होकर गुजरती है। इसको कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। यह विश्व के एकमात्र ऐसे ज्वालामुखी जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर देखने को मिलती है। इसी के साथ में जो ये वाली जो पर्वत श्रेणियां है, ये यहाँ पर जो एंडीज पर्वत है, ये एंडीज पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। ये वो मध्य रेखा के बीच बीच से ये गुजर रही है। इसके तो ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर रहने वाली एकमात्र ज्वालामुखी जो सक्रिय रूप से पाई जाती है। उसके बाद में है मेरोपी ज्वालामुखी। ये मेरोपी ज्वालामुखी है, मेरापी ज्वालामुखी है, वो इंडोनेशिया देश के अंदर है। ये यहाँ पर है सुमात्रा, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया के अंदर मेरापी जो ज्वालामुखी है वो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद में जो ज्वालामुखी है
पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पर जहाँ ज्वालामुखियां हैं, तो उनके मैं आप लोगों के एक जो सारणी है उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि है ना, ये उसी देश के अंदर ये वाली है। जैसे है क्वेलू चेव इसकाया, जब क्वेलू चेव इसकाया है, ये रूस के अंदर है, ये रूस देश के अंदर है। एक बार बोल समझ जो सक्रिय ज्वालामुखी है, एक तरफ तो देश ज्वालामुखी के नाम है, दूसरी तरफ है जो किस देश में वो ये ज्वालामुखियां हैं इनके बारे में बताया जाएगा। क्वेचू क्वेलू चेव इसकाया, ये रूस के अंदर है। वरेंगल वरेंगल पर्वत है, वो है अलास्का के यूएसए के अंदर है। अलास्का जो देश है वो यूएसए के अंतर्गत आता है, तो ये वहां पर स्थित है। मोनालोवा जो ज्वालामुखी है हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप ये भी यूएसए के अंतर्गत आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। ये मोनालोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है। कैमरून है, ये ज्वालामुखी है, कैमरून जो देश है अफ्रीका का कैमरून देश है वहां पर स्थित है। एरेबस जो ज्वालामुखी है अंटार्कटिक तो महाद्वीप है, क्योंकि अंटार्कटिक महाद्वीप जो दक्षिणी ध्रुव में है उसके एकमात्र ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिक महाद्वीप के केवल एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, केवल एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद में अलियामना है, ये ज्वालामुखी है। यह अलेतुआन जो श्रेणी है, अलेतुआन जो पर्वत श्रेणी है वहां पर देखने को मिलती है, ये यूएसए के अंदर है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद में है बार है, ये कास्केड जो पर्वत श्रेणी है, कास्केड जो पर्वत श्रेणी है वो यूएसए के अंतर्गत आती है, तो ये बार ज्वालामुखी वहां पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में है चिल्लन ये ज्वालामुखी है, चिल्ली के अंदर स्थित है। इसके बाद में है रोहा पेहू जो ज्वालामुखी है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास में है, न्यूजीलैंड वहां पर ये देखने को मिलती है। इसके बाद में है पारिकुटीन जो ज्वालामुखी है वो मेक्सिको के अंदर है। मेक्सिको कहाँ पर है? यूएसए जो या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वहां पर मेक्सिको है, वहां पर इस प्रकार के ज्वालामुखी। असमा जो ज्वालामुखी है वो जापान के अंदर स्थित है, तो सक्रिय रूप से ज्वलनशील है, यानी कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है वो है। हेकला जो ज्वालामुखी है वो आइसलैंड के देश है वहां पर स्थित है। इसके बाद में है किला एउला जो ये ज्वालामुखी हवाई द्वीप है, ये अलास्का के पास में, अलास्का के जो ये हमारा जो प्रशांत महासागर है वहां पर है हवाई द्वीप। उसके जो उत्तरी जो अलास्का के पास में, ये अलास्का से थोड़ी सी दूर है हवाई द्वीप स्थित है, वो ये हवाई द्वीप है अलास्का है, ये सारे है ना संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत में उनकी वो उसके यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उस जो वो अपने वो वाले जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो यूएस वो जैसे अलास्का है हवाई द्वीप है, इनको अपना ही जो द्वीप है वो मानता है, इसलिए यहाँ पर हवाई द्वीप को यूएसए के अंतर्गत बोला जाता है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखो, ये तीसरे नंबर की ज्वालामुखी थी, ये चौथे नंबर की, ये इससे 5वें नंबर, और फिर बाद में इनका क्रम इस प्रकार से चलेगा। ये इस प्रकार से जो और भी जो ज्वालामुखी है, ये सारी जो ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत के पास में जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो बेरती ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया के पास में इंडोनेशिया में जो सक्रिय ज्वालामुखी मेरापी ज्वालामुखी है, और इक्वेडोर के पास में जो ज्वालामुखी है वो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो सक्रिय रूप से है। ये भूमध्य रेखा के जो बीचों बीच भूमध्य रेखा इसके ऊपर से यानी कि इसके पास से होकर गुजरती है। एक बार ये उतार लो, फिर मैं अगले क्लास फिर मैं
आप लोगों को इसके जो आगे अगली जो ज्वालामुखी है सुषुप्त ज्वालामुखी, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक बार इसको उतार लो। चलो अब बात करते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी है जो है ना, जिनका उद्गार एक बार हो गया उसके बाद में कई सालों तक होता नहीं है, और फिर बाद में अचानक होता है, और फिर बाद में वापस बंद हो जाता है, या फिर बाद में कुछ रुक रुक के समय समय के वो जैसे जैसे लावा ज्यादा होगा तब उनका उनमें उद्गार होगा। तो ऐसे ही इस प्रकार के जो ज्वालामुखी है उनको सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः जिस इस प्रकार से, जैसे विश्व 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 जो ज्वालामुखी है ये इटली के जो विश्व विश्व जो क्षेत्र है वहां पर है देखने को मिलते हैं। ये भूमध्य सागर है, इटली कहाँ पर है? भूमध्य सागर में। ये यहाँ पर यह विश्व विश्व ज्वालामुखी है। इसमें तो पहली बार उद्गार हुआ था वो सैकड़ों ईस्वी में हुआ था। फिर बाद में 1500 साल वर्ष बाद 1500 वर्षों के 1500 वर्षों तक ये ज्वालामुखी पूर्ण रूप से शांत रहे। उसके बाद में यह 1631 में इसके अंदर उद्गार हुआ, और इसके बाद में भी 1631 के बाद में भी कई सालों तक के बाद में बार बार उद्गार होते रहे, यानी कि इसमें लगातार उद्गार नहीं हो रहे। ये कुछ समय उद्गार हो जाते हैं, उसके बाद में इसमें उद्गार होता है। तो ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है। तो सबसे मुख्य उदाहरण है इसका विश्व विश्व जो ज्वालामुखी है वो इटली देश के अंदर है। यह सुषुप्त ज्वालामुखी के श्रेणी के अंतर्गत आती है। उसके बाद में है क्राकाताओ जो ज्वालामुखी है, यह जावा और सुमात्रा के मध्य है सुंडा जल संधि, या इन दोनों के बीच के अंदर सुंडा जो जल संधि है वहां पर स्थित है। ये कराकत जो ये यहाँ पर जावा है, यहाँ पर सुमात्रा, और इन दोनों के बीच में ये एक सुंडा जल संधि स्थित है। तो ये यहाँ पर स्थित है। इसमें जो उद्गार हुआ था ये पहले शांत थी, फिर इसमें जो तीव्र विस्फोट के साथ में उद्गार हुआ था वो 1883 के अंदर देखने को मिला है। इसके बाद में भी इसमें भी बहुत सारे उद्गार होते रहे हैं। तो ये भी एक क्राकाताओ है, ये भी एक सुषुप्त प्रकार के ज्वालामुखी है। कि उसके बाद में है जो जापान की फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है वो भी एक सुषुप्त प्रकार के ज्वालामुखी है। जापान का जो होन्शु द्वीप है उसके अंदर जो स्थित जो ज्वालामुखी है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो फ्यूजियामा के नाम से जानी जाती है। ये जापान देश है। जापान जो अलग अलग जो द्वीपों पर बसा हुआ है, जिसमें जो होन्शु द्वीप है उसके अंदर स्थित है यह फ्यूजियामा ज्वालामुखी। तो ये एक बार ये डायग्राम आप लोग उतार लो, फिर बाद में जो मर्त ज्वालामुखी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। मर्त ज्वालामुखी वो होती है जिनमें एक बार उद्गार निकल गया, ज्वालामुखी उद्गार यानी कि लावा एक बार बाहर आ गया, उसके बाद में उसमें उन ज्वालामुखी में कभी भी लावा बाहर नहीं आ रहा है, यानी कि उसमें एक बार निकलने के बाद या जितने दिनों तक वो निकला था उसके बाद में आज तक दोबारा विस्फोट नहीं हुआ। तो इस प्रकार की जो ज्वालामुखी है वो मर्त ज्वालामुखी कहलाती है। अब मर्त ज्वालामुखी की मैं तीसरे श्रेणी में कौन कौन सी जो ज्वालामुखी है वो आती है उनके बारे में बात करते हैं। पोपा जो ज्वालामुखी है वो म्यांमार या जिसको बर्मा भी कहा जाता है, म्यांमार भी कहा जाता है, तो या बर्मा भी कहा जाता है। देवबंद जो ज्वालामुखी है वो ईरान के अंदर स्थित है, और कोह सुल्तान यह ज्वालामुखी भी है ना ईरान के अंदर स्थित है। तो ईरान के अंदर ये दो ज्वालामुखी है, एक तो देवबंद ज्वालामुखी है, एक कोह सुल्तान ज्वालामुखी है। इसके बाद में है चिम्बोरेजो जो ज्वालामुखी है वो इक्वेडोर देश है दक्षिण अमेरिका, वहां पर स्थित है। यानी कि इक्वेडोर है इक्वेडोर जो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है, जो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो भी इक्वेडोर के अंदर स्थित है। और ये जिम्बोरेजो क्योंकि इक्वेडोर के कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, और जिम्बोरेजो जो ज्वालामुखी है वो मर्द ज्वालामुखी है। ये भी इक्वेडोर देश के अंदर ही स्थित है। या इक्वेडोर कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। इसके बाद में है किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है वो तंजानिया देश है। ये तंजानिया देश कहाँ पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, अफ्रीका है ना, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। अब ये देखो अफ्रीका महाद्वीप का जो मैप है वो है यहाँ पर है, ये तंजानिया है, तंजानिया के अंदर ये किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है वो स्थित है।
यानी कि तंजानिया जो देश है उसके अंदर किलिमंजारो जो ज्वालामुखी वो स्थित है। और तंजानिया कहाँ पर स्थित है? तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से जो मर्द ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी हो गई, सुषुप्त ज्वालामुखी हो गई और मर्द ज्वालामुखी आपको बता दी गई। अब आपको बताया जाएगा कि जो उद्गार के आधार पर जो ज्वालामुखी की जो स्थिति है वो कैसी होती है, वो एक बार ये बता लो, फिर उसके बाद में बताया जाता है। तो उद्गार की तीव्रता के आधार पर जो ज्वालामुखी का प्रकार है वो इस प्रकार से, जिसमें है पिलियन तुल्य जो ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोलिक जो ज्वालामुखी और बहुत सारे जो ज्वालामुखी उनके बारे में भी बताया जाएगा आपको कि किसके प्रकार से। केवल एक मात्र सहानी के माध्यम से आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा कि कौन से ज्वालामुखी है, उसका उद्गार किस प्रकार का है। उनमें जो मुख्य है, सबसे जो तीव्र गति से उद्गार वाले, जो सबसे तीव्र गति से उद्गार वाले या सर्वाधिक विस्फोटक जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहलाते हैं, यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जिसमें सर्वाधिक उद्गार होते हैं वो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहलाते हैं। इसी के साथ में है सबसे कम उद्गार एवं विस्फोट एवं सबसे मंद उद्गार वाले, यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जिसमें सबसे कम उद्गार और मंद उद्गार वाले जो ज्वालामुखी हैं वो आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी कहलाते हैं। यानी कि ये पिलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है उसमें सबसे ज्यादा विस्फोट होगा। और जो आइसलैंड जो तुल्य जो ज्वालामुखी है, यह आइसलैंड ग्रीनलैंड के पास में एक द्वीप है, वहां पर पाए जाते हैं। वहां पर जो ज्वालामुखी होती है वो आइसलैंड के अंतर्गत आती है, तो वो यानी कि तो उसकी तुलना उससे की जाती है। और जो सर्वाधिक जो उद्गार वाले जो ज्वालामुखी है उसकी तुलना पिलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है उनसे की जाती है। अब बात आती है कि यहाँ पर ज्वालामुखी के नाम है, जैसे आइसलैंड जो तुल्य ज्वालामुखी ये सबसे मोस्ट है और ये भी सबसे मोस्ट है। इन दोनों के बारे में ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात आती है कि जो आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी है, यहाँ पर देखो उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी, गाढ़ापन व सिलिका की मात्रा और उद्गार की प्रचंडता, है ना। अब है जो इस आइसलैंड जो तुल्य जो ज्वालामुखी है उसमें क्या होगा, गाढ़ापन कम होगा, सिलिका की मात्रा कम होगी और उद्गार की जो प्रचंडता है वो भी कम है। यानी कि ये जैसे जैसे कम है, फिर बाद में इसमें कम है जो हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है, या ये वाले जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी आपको मैं पहले बता दिया था कि ये अलास्का के जो पहाड़ियां है, या अलास्का की पहाड़ियां, यूएसए के जो आइसलैंड जो हवाई जो द्वीप है वहां पर ये यूएसए के अंतर्गत आता है जो क्षेत्र प्रशांत महासागर में। इसके हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है इसमें भी जो गाढ़ापन है वो और सिलिका की मात्रा आइसलैंड की अपेक्षा ज्यादा देखने को मिलती है, और उद्गार की जो प्रचंडता है वो आइसलैंड जो तुल्य जो ज्वालामुखी है उससे ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि जैसे जैसे नीचे जाएगा उसके अनुसार उसकी जो प्रचंडता है जो और सिलिका की मात्रा है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। इंस्ट्रोमोली जो ज्वालामुखी है उसकी भी जो प्रचंडता है वो हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है उससे ज्यादा है, और जो उसकी प्रचंडता हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी उससे ज्यादा है, और जो गाढ़ापन और सिलिका की मात्रा भी हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है उनसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद में है वोल्केनो जो ज्वालामुखी है उसके अंदर जो हवाई तुल्य जो द्वीप है, हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी होती है उनसे ज्यादा गाढ़ापन और सिलिका की मात्रा देखने को मिलती है। और क्या होता है कि इसमें ना गैसों के तीव्र उद्गार और गैसों का अपेक्षाकृत कम उद्गार, यानी कि जो जैसे जैसे ज्वालामुखी आती है और तो उनके जिसका विस्फोट कम होगा तो उसके अंदर जिसका विस्फोट कम होगा तो उसके अंदर गैसों की जो मात्रा है वो कम होगी, और जैसे जैसे अगर विस्फोट ज्यादा होगा तो उनके अंदर गैसों की मात्रा ज्यादा होगी, तो जब गैसों की मात्रा ज्यादा होगी तो विस्फोट और ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें वोल्केनो ज्वालामुखी है उसमें स्ट्रोम्बोली जो तुल्य ज्वालामुखी है
उससे ज्यादा कड़कपन सिलिका की मात्रा ये देखने को मिलती है और इसकी प्रचंडता भी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद है पीलेतुल्य ज्वालामुखी। इसमें सर्वाधिक क्या होता है, सर्वाधिक विस्फोट होता है। पीलेतुल्य जो ज्वालामुखी है उसमें सबसे सर्वाधिक क्या होता है, सर्वाधिक विस्फोट देखने को मिलता है। इसमें जो गाढ़ापन है, सिलिका की मात्रा है और गैसों का जो प्रकार है वो भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद में जो इसकी जो प्रचंडता है वो वोल्केनो जो ज्वालामुखी है उससे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे की ओर इनका ग्राफ नीचे की ओर बढ़ता जाएगा तो उसमें प्रचंडता है, सिलिका की मात्रा वो सब बढ़ती जाएगी। फिर बाद है विषुवीय जो तुल्य जो ज्वालामुखी है। ये ऐसी ज्वालामुखी है जो एक जैसे है ना, ये गोभी का फूल होता है उसके अकॉर्डिंग है ना, वो उसके आकार के जैसे देखने को मिलती है। यानी कि पूर्ण बहुत ज्यादा विस्फोट के साथ में या उद्गार के साथ में और इसमें बहुत सारी गैसें निकलती है, जिससे ऐसे लगता है कि ना मुझे ज्वालामुखी है वो बहुत विस्फोट के साथ में जो एक गोभी का फूल होता है उसके आकृति दिखाई देती है। जैसे ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, इस प्रकार की जो ज्वालामुखी है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फिर ये ऐसे सीन देखने को मिलता था, यानी कि इसके अंदर इस प्रकार की जो आकृति है वो देखने को मिलती है। तो यानी कि इसके अंदर तो विस्फोटक की जो मात्रा है वो पहले तुल्य की सर्वाधिक हो गई है ना। और फिर बाद में इसके बाद में है जो पीलेतुल्य जो ज्वालामुखी है, इसकी भी जो आकृति है वो गोभी के आकार के देखने को मिलते हैं। फिर इनकी प्रचंडता वो ज्यादातर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो उनकी प्रचंडता है, सिलिका की मात्रा वो ज्यादा बढ़ती जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो आइसलैंड है उसकी सबसे कम होती है और जो पीलेतुल्य ज्वालामुखी उसकी सर्वाधिक होती है। विश्व से उसकी उसका आकार है गोभी के आकार का है। और जो पलिनियन जो तुल्य जो ज्वालामुखी उसका आकार भी गोभी की तरह देखने को मिलता है। इस प्रकार से है ना उसका आकार देखने को मिलता है। और इनकी जो प्रचंडता है, जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, ये इस ग्राफ को आप लोग पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो इनकी प्रचंडता जो उद्गार की जो क्षमता है वो भी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर आते हैं तो उनकी जो प्रचंडता है या ज्वालामुखी के जो उद्गार की जो क्षमता है वो कम देखने को मिलती है। तो ये इनकी जो तुलना एक दूसरे के जो तुलनात्मक जो हम किसी भी वस्तु को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और ये इससे ज्यादा है, फिर ये इससे ज्यादा है, फिर ये इससे ज्यादा, फिर ये इससे ज्यादा है, फिर इस प्रकार से है ना ये एक दूसरे से ज्यादा इनके अंदर उद्गार देखने को मिलते हैं। वो सारी बातें यहाँ पर दर्शाई गई। एक बार ये उतार लो और इन दोनों बातों को सबसे मुख्य सबसे ज्यादा मद्देनजर रखना, तभी आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ठीक, ये उतारो एक बार। ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी से निर्मित जो स्थलाकृतियां होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो आंतरिक स्थलाकृतियां है, दूसरी होती है बाह्य स्थलाकृतियां। आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण ऐसे होता है कि जो ज्वालामुखी के अंदर जो धरातल का जो भाग है वहां पर उस आंतरिक भाग में जो ज्वालामुखी का जो से निकलने वाला लावा वो मैग्मा के रूप में होता है, वो तरल पदार्थ के रूप में। अगर उसको है ना सही जो क्षेत्र नहीं मिल पाता है या टूटी हुई चट्टानें या खिसकी हुई चट्टानें नहीं मिल पाती है तो आंतरिक भाग में वो अपना अलग अलग प्रकार से वो उसका जो जमाव हो जाता है, वो जमाव हो जाता है। तो उससे तो निर्मित जो आकृतियां बनती है उनको आंतरिक स्थलाकृतियां बोलती है। और जो बाहर जो जमाव के लावा बाहर के और निकल के आ जाता है, जब बाहर की ओर निकल के आ जाएगा तो क्या होगा कि वो धरातल में जिस प्रकार से फैलेगा तो उससे जो निर्मित आकृतियां होगी वो बाह्य आकृतियां होगी। जो आंतरिक आकृतियां अब आपको देखना है कि आंतरिक आकृतियां है वो किस प्रकार से बनती है। ये एक बार इधर देखो, एक बार आंतरिक स्थलाकृतियां है इनमें जो बनने वाली है जो बेथोलिट है, स्टोकोलिथ है,
लेपोलिथ, हेकोलिथ, शीट और डाई, इन प्रकार की शिलाकृतियां बनती है। अब ये शिलाकृति यहाँ पर भी देखो है, ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये बेथोलिथ है। ये एक जो गुम्बदाकार जो आंतरिक शिलाकृतियां है जिसमें जो मैग्मा है, ये मैग्मा बहुत बड़े आकार रूप में जम जाता है। तो इससे बेथोलिथ जो शिलाकृति है इसका निर्माण करता है, आंतरिक शिलाकृति। फिर उसके बाद में इसकी जो बेथोलिथ की का जो निर्माण होता है वो 100 किलोमीटर से अधिक भी हो सकता है। जो अमेरिका का जो अमेरिका, यहाँ पर देखो एक बार, वो यह गुम्बदाकार जो इसका जमाव गुम्बदाकार है, ये 100 किलोमीटर से अधिक। अमेरिका का जो इदो है जो क्षेत्र है वो बेथोलिथ है। ये बेथोलिथ जो चट्टान, ये जो बेथोलिथ जो इस आंतरिक शिलाकृति है इसका जो आकार है वो 40,000 किलोमीटर से अधिक देखने को मिलता है, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है दूसरे नंबर का जो है स्टोक का जो आकार है वो 100 किलोमीटर से अधिक भी हो सकता है और 100 किलोमीटर से कम भी हो सकता है। इसका आकार ये वाली स्थिति है देखने इस प्रकार से देखने को मिलता है, यानी कि ये होता तो बेथोलिथ की तरह है ऐसे गुम्बदाकार, लेकिन ये छोटा देखने को मिलता है। उसके बाद में है लेकोलिथ। इसका आकार ये छतरीनुमा होता है। ये लेकोलिथ है, ये छतरीनुमा होता है इसका आकार। और जैसे मशरूम जो बारिश के दिनों में देखा जाता है, मशरूम होती है, मशरूम का आकार भी ऐसा होता है। अगला है लेपोलिथ का आकार है तस्तरीनुमा होता है। तस्तरीनुमा होता है, यानी कि एक तस्तरी है गोल आकृति जो आपको ये आकृति दिखाई दे रही है, तस्तरीनुमा। इस प्रकार की जो आकृति बनती है वो तस्तरीनुमा आकृति में देखने को मिलता है। उसके बाद में होता है फेकोलिथ का आकार है वो अपनति और अवनति, यानी कि कोई चट्टाने हैं वो इस प्रकार से मुड़ी हुई है, तो एक बार ऊपर जाएगी और एक बार नीचे जाएगी, तो ऊपर और नीचे जाती रहती है। तो इस प्रकार से अपनति और अवनति का है ना, तो इस प्रकार अपनति और अवनति वाली जो चट्टानें मिलती है उनसे बनता है। यह जो शील की जो आकृति है ये पृथ्वी के एक समानांतर चलती है ना, और इसकी मोटाई है वो 1 मीटर से अधिक हो सकती है। ये शील की आकृति है, यानी कि ये इस प्रकार से लंबी भी चलती है, इसकी आकृति इस प्रकार से भी हो सकती है। तो ये यानी कि पृथ्वी की जो परतें हैं परतदार चट्टानें वो तो वो जैसे जो आप उस परतदार चट्टानों में जगह मिलती जाएगी तो ये शील क्या ये मेघवा उधर फैलता जाएगा, और जब ये मेघवा फैलेगा तो फिर एक समय बाद में ये जम जाएगा। तो इस प्रकार से शील का निर्माण होता है। फिर बाद में आता है शीट का निर्माण। यह शील का एक छोटा रूप होता है, यह शील का छोटा रूप होता है, यानी जो चट्टाने फैल रही होती जो परतदार चट्टाने, और अगर उनमें थोड़ी बहुत खोखली जगह तो ये लावा फैल जाएगा। लेकिन इसका आकार कितना होता है, इसका आकार 1 मीटर से इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर के लगभग होती है, या उससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो शीट की जो लंबाई और चौड़ाई देखी जाए तो वो 1 मीटर से कम देखने को मिलती है। ये दोनों का आकार समानांतर होता है, लेकिन इनकी जो लंबाई है शील का छोटा रूप होता है शीट, और इसकी जो चौड़ाई है 1 मीटर से ही कम होती है या 1 मीटर हो सकती है। और जबकि शील की जो लंबाई है वो 1 मीटर से अधिक होती है, यानी कि 1 मीटर से तो अधिक इसकी होगी, 1 मीटर से कम होगी, है ना, इसकी 1 मीटर से कम। फिर बाद में आता है डाइक यानी कि जो पृथ्वी की जो समानांतर जो चट्टानें होती है वो यानी कि एक लंबे पेंसिल नुमा आकृति देखने को मिलती है, यानी कि एक जैसे कोई ये चट्टानें हैं और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की ये समानांतर होगी, यानी कि सीधे सीधे चलती रही। जो अगर चट्टानें खोखली पाई गई तो उनमें वो ये लावा चट्टानें लचीली अवस्था में पाई गई तो ये लावा ऊपर की ओर चढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार की एक आकृति बनती है जिसको हम पेंसिल नुमा आकृति के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार की आकृति बनती है। फिर बाद में क्या होता है कि ये तो आंतरिक आकृतियां हैं,
एक बार इनको यहाँ पर देख लो। एक बार बेथोलित जो चट्टाने हैं वो घुमावदार चट्टान बेथोलित जो आकृति है, आंतरिक इस आकृति बेथोलित जो आकृति है वो घुमावदार जमाव के होता है उनमें, और ये 100 किलोमीटर से अधिक होती है। अमेरिका का इदो है जो क्षेत्र इदो है वो है बेथोलित जो चट्टान है उनका, वो उसमें 4000 किलोमीटर से भी अधिक देखने को मिलता है। यानी कि उसका जो बेथोलित वहां पर जो वो हम इस करते हैं वो 4000 किलोमीटर से भी दूर में देखने को मिलता है। उसके बाद में होता है स्टॉक। इसका जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई होती है वो 100 किलोमीटर से कम देखने को मिलती है। यानी कि ये होती है तो बेथोलित की तरह है, और ये इसकी जो आकृति है 100 किलोमीटर से कम ही देखने को मिलती है। उसके बाद में छतरीनुमा या लेकोलिथ। लेकोलिथ में क्या होता है, ये छतरीनुमा होता है या मशरूम की आकृति की होता है। ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, छतरीनुमा और मशरूम की आकृति के रूप में। उसके बाद में होता है लेपोलिथ। लेपोलिथ की जो छतरीनुमा आकृति है, ये छतरीनुमा आकृति आपको दिख रही है यहाँ पर, इस प्रकार से जो आकृति देखने को मिलती है। फिर होता है फेकोलिथ। फेकोलिथ की अपनति और अवनति, ये यहाँ पर बताया था अपनति और अवनति, यानी कि ये चट्टानें इस ऐसे ऊपर नीचे ऐसे चलती रहती है। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो फेकोलिथ की आकृति, आंतरिक इस आकृतियां बनती है। फिर बाद में होता है शिल। शिल में क्या होता है कि पृथ्वी के समानांतर जमाव का, और तो वो ऐसी आकृति बनेगी जिसकी जो चौड़ाई है 1 मीटर से अधिक हो सकती है। तो ये चौड़ाई है इसकी 1 मीटर से अधिक चौड़ाई देखने को मिलती है, और एक पट्टी के समानांतर होती है। इसके बाद होता है सीट। सीट की जो आकार है सील से छोटा होता है, और इसकी चौड़ाई है वो 1 मीटर या 1 मीटर से कम देखने को मिलती है। यानी कि ये भी समानांतर होती है, लेकिन 1 मीटर से चौड़ाई 1 मीटर हो सकती है इसकी चौड़ाई, या उसे कम भी हो सकती है। उसके बाद में है डाइक। पृथ्वी के सतह के लंबवत जमाव और ये पेंसिलनुमा आकृति, यानी कि जो पृथ्वी की जो सतह है, यानी कि उसके जैसे ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की सतह यानी कि ये सीधा ये ऐसे ऊपर की ओर ही बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो डाइक कहलाते हैं, और ये पेंसिल के नुमा आकृति देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से जो आंतरिक शिलाकृतियां हैं उनका निर्माण होता है। इस प्रकार से जो आंतरिक शिलाकृतियां हैं उनका निर्माण होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी विद्यार्थी नए हैं इस चैनल को देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।